प्रोग्रामिंग की बेसिक्स में दो चीज़ें तो हमने देख ली। एक तो हमने देख लिया कि भाई ये करैक्टर जो है कौन कौन से अलाउड हैं सी में। इसके बाद हमने देख लिया अच्छा करैक्टर से कोई भी वर्ड्स तो बनाए जा सकते हैं जिनको आगे आप वेरिएबल्स बना सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनसे आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि कंपाइलर उन लफ्ज़ों को अपने किसी काम के लिए यूज़ कर रहा है। तो उनकी हमने फिर एक लिस्ट भी देख ली कि भाई इनको हमने एज वेरिएबल नेम्स नहीं यूज़ करना। अब लास्टली जो बड़ी बेसिक चीज़ है जो कि हर प्रोग्राम के अंदर कभी आप अपना कोड लिखें या आप किसी का कोड निकाल के उसको यूज़ कर रहे हो या उसको समझ रहे हो तो आपको नज़र आएंगी वो है हेडर फाइल्स। तो ये मैंने जो है ना एक लिखा है कि कोड का एक फॉर्मेट यूजली इस तरह का होता है। अभी इसको कोड को समझने की हमें ज़रूरत नहीं है कि कोड करता क्या है या किस तरीके से चलता है, लेकिन बस अभी ये इसलिए दिखाने के लिए कि जब भी आप कभी कोड देखेंगे तो आप कभी भी किसी कोड को देखें तो उसके स्टार्ट में ना आपको इस तरह की एक दो हेडर फाइल्स ज़रूर नज़र आएंगी जिसमें लिखा होगा इस तरह का सीक्वेंस होगा कि लिखा होगा हैश इंक्लूड, आगे ये दो एरो वाली बने होंगे जिस तरह ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है, और इसके दरमियान में लिखा होगा कुछ ना कुछ जिस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं। इधर लिखा हुआ है stdio.h। stdio मतलब कि स्टैंडर्ड, std से स्टैंडर्ड है, io से इनपुट आउटपुट, और डॉट एच मतलब कि हेडर फाइल है। तो एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है। तो इस तरह की ना कई हेडर फाइल्स आप देखेंगे कि भाई जब भी आप कभी कोड देखते हैं तो इसमें इस तरह की हेडर फाइल्स इंक्लूड हुई होती हैं। इस तरह के इस एक और हेडर फाइल जिस वाले में ये इंक्लूड हुई हुई है। तो कोड के शुरू में ही यूजुअली जब भी आप कोड देखेंगे तो एक दो हेडर फाइल्स ना जिस भी कोडर ने वो प्रोग्राम लिखा होगा उसने वो इंक्लूड की होंगी। अब हम इसको समझते हैं कि भाई ये हेडर फाइल्स एक तो होती क्या है और लोग इसको इंक्लूड करते क्यों हैं। तो इसको समझने के लिए ना पहले मैं आपको एक कोड का सैंपल दिखाना चाहूँगा जो मैंने लिखा है। ये कोड सिंपल सा कोड है। ये करता सिर्फ ये है कि आप उसको कोई से दो नंबर बता दें कि भाई मसलन एक बेस है और एक एक्सपोनेंट है। जिस तरह नॉर्मली आप नहीं देखते कि भाई अगर इससे पहले आप ये देख लें, जैसे आप कहते हैं अच्छा मैं कहता हूँ कि भाई किसी नंबर की ना पावर निकालनी है, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे ना 2 की पावर 3 निकालनी है। ठीक है, तो इसकी जो बेस है वो बेसिकली 2 है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 आप निकालते कैसे हैं कि 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 अपने साथ ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, आप कहेंगे कि 2 2 ज़ार 4 है। जब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा जो एंड रिजल्ट है उसको आगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कोई भी पावर अगर आपने निकालनी हो, मसलन 7 की पावर 2 आपने निकालनी हो, 10 की पावर 3 निकालनी हो, कोई भी नंबर इस तरह का हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक कोड लिखना है। किसी ने हमें कह दिया कि भाई ये कोड हमें लिख दें जो कि जिसको कि हम बेस बताएं और एक्सपोनेंट बताएं, तो जो भी एंड रिजल्ट है वो हमें बता दे। तो उसके लिए मैंने ये कोड लिख दिया कि भाई इसमें दो चीज़ें वो लेता है, बेस और आपका एक्सपोनेंट, या आप उसकी पावर आप क्या पूछना चाह रहे हैं, और उसका वो रिजल्ट निकाल के दे देता है। तो अभी इस कोड को हमें समझने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ पे आपने परेशान नहीं होना कि ये कोड कर क्या रहा है। मैं आपको इसकी समरी खुद बता दूंगा कि ये कोड कर क्या रहा है। आपने बस इस कोड को देखना, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपने इसमें देखनी है। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि शुरू में अगर हम आए तो कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड हुई हुई हैं पहले से जो कि ये हैं, लेकिन इनको फिलहाल छोड़ दें। आगे आ जाएं तो इसमें आप देखेंगे एक यहाँ पे ना एक फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है। ये जो इस लाइन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है, और बाद में ये फंक्शन यहाँ पे हमने जो है ना पूरा लिखा हुआ भी है कि ये फंक्शन करता क्या है। ये जो सारी लाइन है ना, ये जो यहाँ से लेके कोड यहाँ तक का है, ये सारा ये बस बता रहा है कि अच्छा जी ये फंक्शन करता क्या है। ठीक है, और ये सारा जो दो लाइन से सेपरेट करके मैंने दो तरफ लिखा हुआ है सिर्फ इस वजह से कि पेज पे जगह इतनी नहीं थी, वरना ये कोड एक ही लाइन में सीधा लिखा होता। और जब मैंने इसको कॉल करना था तो मेन के फंक्शन में मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया हुआ है कि भाई मैंने पावर निकालनी है कि 2 की पावर 3, मैंने इस तरीके से कॉल कर लिया। अच्छा, अब एक और कोड आपने देखना है। एक और कोड है ये वाला। इसके अंदर भी ये पिछले कोड से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि पिछले वाले कोड के अंदर एक ये हेडर फाइल है math.h की, ये इंक्लूड नहीं हुई हुई थी। और इस वाले कोड के अंदर इस जगह के ऊपर अगर आप देखें कि यहाँ पे एक बड़ा सा फंक्शन लिखा हुआ था, वो वाला फंक्शन यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ये कंप्यूट उसी तरीके से कर रहे हैं कि भाई 2 3 POW के फंक्शन को भेज रहे हैं, और वो हम देखेंगे अभी चला के इस कोड को कि भाई वो तो पावर निकाल लेता है 2 की पावर 3। तो पहले तो हम इन इन दोनों कोड्स को चला के देखते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ कि इस कोड के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम ये करते हैं कि इस वाले कोड को अब चला के देखते हैं। तो ये हमारे पास पहला वाला कोड है जो कि यहाँ से देखें यहाँ तक लिखा हुआ है, जिसमें मैंने ऑप्शन 1 इसके शुरू में लिखा हुआ है। तो इस वाले कोड को हम चलाते हैं। तो ये हमारे पास, अब मैं F9 प्रेस करता हूँ ताकि इसका एंड रिजल्ट आ जाए। तो ये दिखा रहा है कि भाई इसका एंड रिजल्ट 8 है। तो हमने यहाँ पे
भेजा हुआ था। इसको अगर हम देखें कोड के अंदर अब आके, तो हमने लिखा हुआ था POW 2,3 को बेसिकली 2 की पावर 3 निकालनी है। इसी तरह अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ सपोज 7 की पावर 2 निकालने के लिए, मतलब 7 स्क्वेयर्ड, तो उसका भी हम देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो हमारे पास आ गया 49, तो ये भी ठीक है, सही है। तो अच्छा, अब हमने देखना है कि ये वाला कोड, तो हमने देखा कि भाई काम वैसे ही कर रहा है जैसे हमने वहाँ पे लिखा हुआ था कोड, उसी तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड की हुई हैं। ये मैंने फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर किया था, मेन में मैंने फंक्शन कॉल किया और नीचे मैंने पूरा फंक्शन डिफाइन किया कि ये फंक्शन करेगा क्या, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था। अब ये तो हमारा था ऑप्शन 1, इसको मैं फिलहाल के लिए कर देता हूँ कि कमेंट। और जो सेकंड वाला ऑप्शन था, जो कि बाद में मैंने आपको दूसरा वाला कोड दिखाया था, वो ये लिखा हुआ है। अब हम इस वाले कोड को चलाएंगे जो सेकंड वाला ऑप्शन था। इसमें फिलहाल 2 की पावर 3 कंप्यूट हो रही है, और डिफरेंस यही है कि भाई एक इधर देखें math.h की फाइल इंक्लूड हुई हुई है, और नीचे बस फंक्शन वो डिफाइन उस तरीके से पूरा नहीं हुआ हुआ इतना लंबा जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था। तो इसको अब मैं रन करता हूँ, तो इसका भी एंड रिजल्ट देखें सेम आ रहा है, 8 ही आ रहा है कि 2 की पावर 3। और अगर इसको एक और हम रन कर लें कि जो उसके लिए हमने किया था कि भाई 7 स्क्वेयर्ड अगर निकालना हो तो 7 की पावर 2 आप निकाल लें, तो ये भी देखें 49 रिजल्ट इसका भी सही आ रहा है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अच्छा, ये तो हमने दो चीज़ें रन करके देख ली, और दोनों में हम ये देख रहे हैं कि भाई दोनों कोड्स का जो एंड रिजल्ट है वो तो ठीक आ रहा है, मतलब कि सेम है दोनों का रिजल्ट। तो एक ये कोड था जो कि हमारा पहला वाला कोड था, इसके अंदर आप देखें तो इतना लंबा ये कोड लिखा हुआ था, एक बड़ा सारा फंक्शन ही राइट साइड पे डिफाइन हुआ हुआ है। इसको हमने लिखना पड़ा है पावर निकालने के लिए, जबकि ये जो दूसरा वाला कोड है इसके अंदर कोई हमें फंक्शन नहीं डिफाइन करना पड़ा, बल्कि सिर्फ एक हेडर फाइल इंक्लूड की है शुरू में, और वो वाला फंक्शन उसके अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली हेडर फाइल्स का फिर पर्पस क्या हुआ और इनका फ़ायदा क्या हुआ? तो इससे हमें ये समझ आया कि भाई हेडर फाइल्स जो के हैं वो एक फाइल्स हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग हैं, ठीक है। और इनको अगर आप सिर्फ इंक्लूड कर दें तो इनके अंदर पहले से कुछ फंक्शंस लिखे गए हैं। बस इनके मैथ की अगर फाइल math.h की जो हेडर फाइल है इसके मैं बात करूं तो इसके अंदर पावर का फंक्शन, स्क्वायर रूट का, कोसाइन का, साइन का, टेंजेंट का, इस तरह टेन हाइपरबोलिक का, इस तरह के कई फंक्शंस जो गए हैं इसके अंदर पहले से लिखे गए हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं अब अपने कोड को लिखने के लिए। पहला ये कि मैं खुद अपने फंक्शंस खुद डिफाइन करूं, जिस तरह मैंने पिछले वाले कोड की एग्जांपल में आपको दिखाया था कि मैंने अपना जो फंक्शंस थे वो खुद डिफाइन किए थे, और फिर उनका मुझे हर एक का कोड लिखना पड़ता है। ऐसे मैंने अभी तो सिर्फ पावर के लिए लिखा था, अगर मुझे साइन का होता तो साइन के लिए भी लिखना पड़ता, कोसाइन के लिए लिखना पड़ता, स्क्वायर रूट के लिए लिखना पड़ता, इस तरह सारे, और फिर मैं उनको यूज़ करता। और सेकंड मेरे पास ऑप्शन ये है कि भाई इंस्टेड ऑफ कि मैं एक एक फंक्शन को डिफाइन करूं, मैं सिर्फ ये हेडर फाइल इंपोर्ट कर लूं, जिसके जिस तरह ये हैश इंक्लूड करके मैंने इंपोर्ट शुरू में की है कोड के इस जगह के ऊपर, और नीचे बस मैं यहाँ पे आऊँ और जो जो फंक्शन उस हेडर फाइल के अंदर हैं मैं बस उनको यूज़ कर लूँ। तो इसमें से ज़्यादा सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है वो तो ये सेकंड वाली है ना, जो कि ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि भाई इस तरीके से हम हेडर फाइल्स को यूज़ करें कि हम बस हेडर फाइल्स इंक्लूड किया करें, उसके अंदर जो फंक्शन है वो हम यूज़ कर लें। और हाँ, अगर कोई हेडर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती उस फंक्शन के लिए, तो फिर आप वो जो है फंक्शन अपना लिखें। इसका फ़ायदा ये है कि पहला फ़ायदा, इसके दो तीन फ़ायदे हम ये खुद देख लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का क्या है कि भाई हमारा कोड जो है वो शॉर्ट हो गया है और सिंप्लीफाइड कोड है, ठीक है। और हम देखें कि भाई एक रिडंडेंट कोड नहीं लिख रहे कि रिडंडेंट कोड होता अगर इस तरीके से कि भाई एक कोड ना पहले से लिखा गया है, ठीक है ना। मसलन के एक हेडर फाइल्स के अंदर एक कोड लिखा हुआ है पहले से, ठीक है, मसलन के पावर के फंक्शन का, हम वही वाला कोड अगर खुद लिखने बैठ जाएं तो एक रिडंडेंट कोड है ना। और तीसरे इसको इंक्लूड करने का फ़ायदा ये है कि लेस चांसेस ऑफ एरर हैं। वो कैसे कि भाई देखें, अगर एक कोड है वो पहले से लिखा गया है पावर का, और कई लोग उसको पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि भाई उसमें कोई एरर एग्जिस्ट करता भी होगा। सेकेंडली, अगर आपने या मैंने वो कोड लिखा है तो हो सकता है कि कोई छोटी मोटी गलती हम इस तरह की कर जाएं कि जिसकी वजह से वो एक टाइम पे तो एरर ना नजर आए हमें, लेकिन बाद में हम कोड चलाएं तो उसमें कोई ना कोई एरर रह गया हो, जिसकी वजह से हमारा एंड रिजल्ट एज डिजायर्ड जो क्या है वो ना आए। तो बेहतर इसलिए ये है कि भाई, या मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा, कोई भी फंक्शंस अगर पहले से किसी हेडर फाइल्स में एग्जिस्ट करते हैं तो बस सिंपल सिंपल काम आप ये करें कि उन हेडर फाइल्स को इंपोर्ट कर लें और उनको यूज़ कर लें। अगर तो कोई हेडर फाइल्स आपको ऐसी नहीं मिलती कि जिसमें कि वो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बेसिक फंक्शंस जो हैं वो तो यूजली हेडर फाइल्स में एग्जिस्ट करते ही हैं, जैसे मैथ के अभी फंक्शंस थे तो ये सब के सब एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये तो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। डेट टाइम होता है, डेट टाइम के फंक्शंस होते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई आपको ख़ास कोई फंक्शंस लिखने पड़े तो तब आप जो है अपनी फंक्शंस लिख लें या अपनी हेडर फाइल्स लिख लें।
और हाँ, ये है कि बिल्कुल अगर आप नए प्रोग्रामर हैं जिस तरह आप अभी हैं, तो हेडर फाइल्स के फंक्शंस को खुद लिख के चलाना जो है वो एक सीखने के लिहाज से अगर आप देखें तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन प्रोडक्शन में अगर आपको इस तरह का यूज़ करने लग जाएंगे, भाई आपको एक काम दिया गया है, आप जॉब पे हैं और उसमें आप इस तरह खुद अपनी हेडर फाइल्स हर बार लिखने लग जाएं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और असल काम जो है उस पर आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकेंगे। लास्टली हेडर फाइल्स में हम ये देख लेते हैं कि एक तो भी हमने देख ली कि ये हेडर फाइल्स थी जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लास्टली अब हम ये देखते हैं कि भाई अगर ना कोई हेडर फाइल है जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि भाई मैं अपनी हेडर फाइल बना लूँ, तो आप अपनी हेडर फाइल्स ही बना सकते हैं कि आप एक फाइल बनाएंगे जिस तरह कोड की फाइल होती है डॉट सी की एक्सटेंशन से होती है ना। तो इस तरीके से ना आप अपनी फाइल बना सकते हैं हेडर फाइल्स, और उनको इंक्लूड कर सकते हैं कंपाइलर के लिए डॉट एच की एक्सटेंशन से, और हेडर फाइल्स में इंक्लूड हो जाती हैं। और इसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जब इन फाइल्स को आप अपने कोड में इंक्लूड करेंगे, जो आपका मेन वाला कोड है डॉट सी वाला, उसमें पहले हमने देखा था कि भाई जो सी की फाइल्स थी उनको आप ऐसे इंक्लूड करते थे ना कि इधर दो एंगल वाली ब्रैकेट्स आती थी, या ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला एरो, और इसके दरमियान में उस हेडर फाइल का नाम आता था जो कि इस तरह stdio.h था। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये वाला जो है ये इस हेडर फाइल का नाम होता था। जब आपने कस्टम हेडर फाइल्स हैं जो आपने खुद लिखी हुई हैं उनको आपने इंक्लूड करना है, तो उसके लिए आपने बस ये करना है कि आपने इन एरोस की जगह पे इन्वर्टेड कॉमर्स डालने हैं, जबकि ये और ये डले हुए हैं, और दरमियान में जो जगह थी जहाँ पे नाम लिखना है उसको एज सच जैसे आप दूसरे उनके हेडर फाइल्स का नाम लिखते हैं, इसी तरह आपकी जो भी हेडर फाइल है डॉट एच की एक्सटेंशन के साथ वो आपने नाम लिखना है, और आपके हेडर फाइल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस है वो आ जाएंगे, आप उनको फिर यूज़ कर सकेंगे। चल लास्टली अब हम ये देख लें कि भाई हेडर फाइल्स को कंपाइलर किस तरह से लेता है। तो हमने कहा कि भाई हेडर फाइल्स में कुछ फंक्शंस लिखे होते हैं जो कि आप यूज़ कर लेते हैं। अब कंपाइलर क्या करता है कि जिस टाइम पे आप उस कोड को कंपाइल करते हैं, तो वो आपके कोड में जितने फंक्शंस कॉल हो रहे होते हैं ना, उन सारे फंक्शंस को जाके उन हेडर फाइल में से निकाल लेता है और आपके एग्जीक्यूटेबल में ऐड कर देता है। तो जब आप एग्जी कोई भी आपका बंदा चलाता है आगे से जिसको आप देते हैं, तो उस वाले के अंदर वो वाली हेडर फाइल्स इंक्लूड हुई होती हैं, और कोई भी ये नहीं बता सकता देख के कि भाई अच्छा ये कोई सी की हेडर फाइल्स यूज़ हुई हैं, इसने अपना कोई कोड लिख के ऐड किया था। तो इस वजह से बार बार हेडर फाइल्स को खुद लिखना है, कुछ फंक्शंस को खुद लिखने का हमें ऐसा फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भाई हेडर फाइल्स जो कि हैं वो बड़ी यूज़फुल हैं, और कभी भी आप कोड लिखें तो आपको पहले बेसिकली देख लेना चाहिए कि भाई ये वाली चीज़ें हेडर फाइल्स में अगर एग्जिस्ट करती हैं, तो वो उनके लिए आप उन हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करें और उनके अंदर जो फंक्शंस हैं उनको ईजिली यूज़ कर लें।